आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, हर्बर्ट स्पेंसर का टॉपिक कवर करेंगे। इसमें इसमें दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। पहला थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या उद्विकास। उद्विकास से क्या तात्पर्य था। और दूसरा टॉपिक समय रहा तो हम लोग करेंगे ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी। साम्यवाद। ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन। उद्विकास। नाउ उद्विकास क्या होता है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किस प्रकार से उद्विकास को परिभाषित किया है। व्हाट इज इवोल्यूशन। स्पेंसर महोदय ने कहा है, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, दैट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें। इस वजह से ही मैंने समय दिया है कि 10:05 तक मैक्स टू मैक्स ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज क्लास डिस्टर्ब होती है, बीच बीच में आप ज्वाइन करते हैं। तो कोशिश कीजिए, आज पहली क्लास है इसलिए अलाउ कर रहे हैं, अगले क्लास से 10:05 तक ज्वाइन कर लीजिए सभी, मैक्स टू मैक्स 10:05। 9:55 में आई विल बी शेयरिंग द लिंक। 10:55 तक आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकास की अवधारणा को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। उद्विकास के संदर्भ में हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि उद्विकास एक युग्मित प्रक्रिया है। ठीक है, युग्मित प्रक्रिया है, अर्थात इसमें दो चरण आते हैं। एक है एकीकरण और दूसरा है विभेदीकरण। सो अगर हम बात करें उद्विकास की, तो उद्विकास क्या है। उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो चरण आएंगे, विभेदीकरण और एकीकरण। नाउ क्वेश्चन, सवाल यह उठता है कि विभेदीकरण क्या है और एकीकरण क्या है। तो पहले इसे परिभाषित कर लें। विभेदीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी समष्टि के अंग एक दूसरे से अधिकाधिक विभेदीकृत होते चले जाते हैं। That process whereby the parts of whole get more and more differentiated from each other, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी समष्टि, समष्टि का अर्थ होता है होल, के अंग, पार्ट्स, एक दूसरे से विभेदीकृत, डिफरेंट, विभेदीकृत मतलब डिफरेंट होते चले जाते हैं। दूसरे तरफ है एकीकरण। एकीकरण क्या है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत
किसी विभेदीकृत समष्टि के अंग एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। सो इन अ नटशेल इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कोई एक समष्टि है, एक होल है, ये डिफरेंशिएट हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, तो ये टूटना या विभेदीकृत होना एक दूसरे से, इसको हम कहते हैं विभेदीकरण। और टूटने के बाद होता क्या है, जैसे ये पार्ट टूट रहे हैं, ये पार्ट जुड़ते भी चले जाते हैं। ठीक है, तो जुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एकीकरण। अब इसे इस प्रकार से समझिए कि एक जो जीव का उद्विकास होता है या जीव जंतु जो पैदा होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इंसान की ही हम उदाहरण लें, इंसान भी एक जीव है। तो इंसान कैसे पैदा होता है? एक एग सेल और एक स्पर्म सेल, ये मिलकर के एक एम्ब्रियो या जाइगोट बनाता है। ठीक है, एक महिला का अंडा और एक पुरुष का स्पर्म, ये मिलकर के एक जाइगोट बनाता है। ठीक है, ये जाइगोट क्या है, या ये एक जो एम्ब्रियो बना, ये क्या है? एक समष्टि है, इन दोनों के यूनियन से बना। लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है कि इसका विभेदीकरण शुरू होता है। विभेदीकरण को हम डिफरेंशिएशन डी वर्ड से यूज कर रहे हैं। कैसे विभेदीकरण हो रहा है कि ये एक जाइगोट में से कुछ सेल निकल करके हार्ट बन जाएंगे, कुछ सेल्स निकल करके फेफड़ा या लंग्स बन जाएंगे, कुछ सेल्स किडनी में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ सेल्स ब्रेन के रूप में डेवलप करेंगे, कुछ सेल्स बोन्स बनेंगे, स्किन बनेगा, पैंक्रियास बनेगा, लीवर बनेगा, ब्लड बनेगा। इस तरह से ये बनता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ईयर बना, नोज बना, ये बहुत सारे अंग जो है बनते जाएंगे। ये किससे बना? इसी से बन रहा है। तो ये एक जाइगोट जो है, ये कितने में डिफरेंशिएट होता जाए? ये सभी आप देखिएगा, हार्ट अलग तरह के सेल से बना होता है, इसका टिश्यू अलग होता है, लंग्स का टिश्यू अलग होगा, किडनी अलग होगा, ब्रेन अलग होगा, बोन अलग होगा, स्किन अलग होगा। ये सभी अलग अलग टिश्यूज से बने होते हैं या सेल से बने होते हैं। जो हार्ट का मसल्स होता है वो अलग टिश्यू से बना होता है, लेकिन ओरिजिन कहां से? इसी से आया, इसी एक समष्टि से आया। लंग्स जो है, फेफड़ा, वो अलग तरह के सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, किडनी वो अलग तरह के सेल से बना होता है। तो हम क्या देख रहे हैं? ये प्रोसेस जो है ना, इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन या विभेदीकरण। ठीक है, ये अलग अलग बना, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रक्रिया और चल रही है। वो क्या है? एकीकरण। एकीकरण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये विभेदीकृत अंग एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं। ये बन तो रहा है, लेकिन ये सब एक ही समष्टि के अंदर बन रहा है। विभेदीकृत हो रहा है लेकिन एकीकृत भी हो रहा है। हार्ट बन रहा है, लेकिन हार्ट जो है लंग से भी जुड़ता जा रहा है, किडनी से भी जुड़ता जा रहा है, ब्रेन से भी जुड़ता जा रहा है। ये सब जुड़ते भी चले जा रहे हैं। ये जुड़ने की प्रक्रिया, ये विभेदीकृत अंग जो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इस जुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एकीकरण। सो आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है हुआ होगा आपका कि विभेदीकरण क्या है और एकीकरण क्या है। विभेदीकरण वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी समष्टि के अंग
एक दूसरे से अधिक विभेदीकृत होते चले जाते हैं, और एकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत इस ये विभेदीकृत अंग जो है वो एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। ये सब जुड़ता चला जा रहा है, तभी जाकर के एक जीव की रचना होती है। ये एक बच्चा एक पैदा होता है, तो ये बच्चा जो पैदा हुआ है, ये इसका हार्ट अलग नहीं है, लंग्स अलग नहीं है, किडनी अलग नहीं, ये सब इसी के अंदर में है, जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा नहीं होता तो फिर ये बच्चा जो है स्वस्थ नहीं होगा या जीवित नहीं रहेगा। अगर हार्ट का किडनी से जुड़ाव नहीं होगा, ब्रेन से जुड़ाव नहीं होगा, तो वैसे परिस्थिति में ये बच्चा मृत पैदा होगा। तो जुड़ना या एकीकरण भी उतना ही जरूरी है। तो पहला क्या स्पेंसर ने कहा कि उद्विकास एक युग्मित प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो चरण आते हैं, ठीक है, विभेदीकरण और एकीकरण। विभेदीकरण क्या है? वो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी समष्टि के अंग एक दूसरे से अधिक विभेदीकृत होते चले जाते हैं। तीसरा, एकीकरण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी विभेदीकृत समष्टि के अंग एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। नाउ चौथा क्या है? जितना अधिक विभेदीकरण होगा उतना ही अधिक एकीकरण भी होगा, ठीक है। चौथा सिद्धांत उन्होंने यह कहा कि जितना अधिक विभेदीकरण होगा, डिफरेंशिएशन जितना ज्यादा होगा, उतना ही अधिक एकीकरण की आवश्यकता होगी। पांचवा उन्होंने कहा बिना एकीकरण के विभेदीकरण अराजकता को पैदा करता है। अर्थात विभेदीकरण के साथ साथ एकीकरण भी जरूरी है। केवल विभेदीकरण हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन अगर एकीकरण नहीं हो रहा है तो वैसी परिस्थिति में अराजकता उत्पन्न होगी। तो अब यहाँ देखें कि ये विभेदीकरण हो रहा है, हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन, बोन्स ये सब बन रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं। तो वैसे में तो ये जो शरीर है वो जीवित ही नहीं रह पाएगा, संभव ही नहीं है कि वो जीवित रह पाए। तो इसलिए जरूरी है एकीकरण। बिना एकीकरण के विभेदीकरण केवल हो रहा और एकीकरण नहीं हो रहा है तो वैसे में अराजकता उत्पन्न होगी, शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा, इनफैक्ट वो जीव जो है जीवित ही नहीं रह पाएगा। तो एकीकरण आवश्यक है। विभेदीकरण तो होना ही है, विभेदीकरण के साथ साथ एकीकरण भी आवश्यक है। छठा उन्होंने कहा जितना अधिक विभेदीकरण होगा उतनी ही अधिक एकीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये हमने 4th पॉइंट में बताया था, जितना अधिक विभेदीकरण होगा उतना अधिक एकीकरण की आवश्यकता होगी। उसके बाद 5th पॉइंट था कि बिना विभेदीकरण के एकीकरण अराजकता को उत्पन्न करेगा, ठीक है। छठा पॉइंट उन्होंने कहा कि ये इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, उद्विकास जो होता है, वो इन दोनों के मिलने से ही होता है। केवल ये हो या केवल ये हो तो उद्विकास नहीं हो पाएगा। उद्विकास के लिए एकीकरण और विभेदीकरण दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये इनका सिद्धांत था उद्विकास का। उद्विकास क्या है? एक युग्मित प्रक्रिया जिसके अंतर्गत 2 चरण आते हैं, विभेदीकरण और एकीकरण। दूसरा, विभेदीकरण क्या है उसका उन्होंने परिभाषित किया। तीसरा, एकीकरण क्या होता है उसको उन्होंने परिभाषित किया। चौथा, उन्होंने यह कहा कि जितना अधिक विभेदीकरण होगा उतनी अधिक एकीकरण की आवश्यकता होगी। पांचवा, उन्होंने कहा कि बिना एकीकरण के विभेदीकरण अराजकता को उत्पन्न करेगा। तो इसे याद रखने के लिए ये ध्यान रखिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि विभेदीकरण क्या होता है और एकीकरण क्या होता है। सिर्फ विभेदीकरण हो रहा और एकीकरण नहीं हो रहा तो वैसे में अराजकता उत्पन्न होगा, शरीर जीवित ही नहीं रह पाएगा। अब अगला सिद्धांत जो उन्होंने दिया था वो था ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी। दो वर्ड है, ऑर्गेनिज्मिक और एनालॉजी। ऑर्गेनिज्म, इसे हिंदी में हम कहते हैं साव्यवाद का सिद्धांत। ऑर्गेनिज्मिक, ऑर्गेनिज्म से, जीव से। एनालॉजी लॉजी मतलब होता है स्टडी, एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन, स्टडी बाय कंपैरिजन। अर्थात किसी भी चीज का हम जब अध्ययन करते हैं तुलना के माध्यम से, तुलनात्मक अध्ययन, तो उसे हम एनालॉजी कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया
ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी में उन्होंने समाज की तुलना एक जीव से किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि समाज एक जीव के जैसा ही होता है। जीव के अंदर क्या होता है? ऑर्गन्स होते हैं। हमने अभी एक जीव का उदाहरण दिया। ठीक है, ऑर्गन्स जैसे हार्ट हुआ, लंग हुआ, किडनी हुआ, पैंक्रियाज हुआ, ब्रेन हुआ, ये सब ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये सब को, इन ऑर्गन्स को मिलकर के ही ये एक जीव बना है। हम अपना उदाहरण अगर लें एक जीव के तौर पर, तो हम किससे बने हुए हैं? केवल मांस का लोथड़ा तो नहीं है, अलग अलग तरह के हमारे ऑर्गन्स हैं। हमारे शरीर के अंदर में एक हृदय है, फेफड़ा है, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, आंख है, कान है, मस्तिष्क है। इन सब से मिलकर के ये जीव बना है। इनमें से कोई एक भी हटा दीजिएगा तो जीव जो है वो नहीं रह पाएगा या संपूर्ण नहीं रहेगा। अगर ब्रेन को हटा दीजिएगा तो जीव जो है वो मृत हो जाएगा। हार्ट को हटा दीजिएगा तो जीव जो है वो मृत हो जाएगा। कुछ ऑर्गन भले आप हटा दें तो उसके बाद भी जीव जो है जीवित रहेगा। जैसे आंख को हटा दीजिएगा तो भी शरीर जो है वो जीवित रहेगा, लेकिन ब्रेन को हटा दीजिएगा या लंग्स को हटा दीजिएगा या हार्ट को हटा दीजिएगा तो शरीर कुछ सेकंड के लिए भी जीवित नहीं रह पाएगा। जीव क्या चीज से बना हुआ है? ऑर्गन से बना हुआ है, और ये ऑर्गन एक दूसरे से सामंजस्य में जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे के साथ ये कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। हार्ट जो है लंग्स के साथ मिलकर के काम कर रहा होता है, हार्ट जो है किडनी के साथ मिलकर के काम कर रहा होता है। तो एक दूसरे के साथ ये समन्वय में काम कर रहे होते हैं। स्पेंसर कहते हैं कि समाज भी कुछ इसी प्रकार का होता है। ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी है क्या कि तुलनात्मक अध्ययन। तो स्पेंसर क्या कर रहे हैं? समाज की तुलना जीव से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जीव में ये जो अलग अलग और अंग हैं उसको हम लोग ऑर्गन बोलते हैं, समाज में इन्हें हम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं या संस्था। अलग अलग तरह के संस्थाएं हैं। राजनीतिक संस्था है, आर्थिक संस्था है, धार्मिक संस्था है, शैक्षणिक संस्था है, सामाजिक संस्था है। इस तरह के बहुत सारी संस्थाएं हैं समाज में, जिन्हें हम यहाँ समाज में संस्था कह रहे हैं। एक जीव में उन्हें हम ऑर्गन्स कह रहे होते हैं। और जिस प्रकार से ये ऑर्गन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार से ये संस्था भी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये सभी संस्था जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर जुड़ाव सही नहीं होगा तब समस्या उत्पन्न होगी। तो है क्या कि ये सभी संस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उसी प्रकार से जैसे कि जीव के अंदर में ये सभी ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और प्रत्येक ऑर्गन का जिस प्रकार से एक काम होता है, हार्ट का काम क्या है? हृदय का काम है ब्लड को पंप करना। लंग्स का काम क्या है? कि ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करना। किडनी का काम क्या है? ब्लड को साफ रखना, फिल्टर का काम करता है। तो ये जो इनका काम है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकार्य। ठीक है, या फंक्शन। अगर कोई ऑर्गन अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर रहा है या अपना प्रकार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है तो वैसे में क्या होगा कि शरीर हमारा अस्वस्थ हो जाएगा। अब हार्ट अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो होगा क्या कि हमारे शरीर में समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। ज्यादातर हमारी जो बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन वगैरह, जो आज के डेट में बढ़ता चला जा रहा है, वो कहाँ से? हार्ट से रिलेटेड है। जरूरत से ज्यादा चिंता कीजिएगा, जरूरत से ज्यादा तैलीय पदार्थ खाइएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो उसकी वजह से होगा क्या कि हार्ट में समस्या होगी। अब हार्ट में समस्या होगी तो हार्ट में अकेले समस्या नहीं होगी, हार्ट में समस्या होगी तो किडनी में भी समस्या होनी शुरू हो जाएगी, सब में प्रॉब्लम होगा, लीवर में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो एक अंग में अगर समस्या होती है तो दूसरे अंग को भी वो प्रभावित करना शुरू करता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो दवाइयां देता है ताकि आपका हार्ट जो है
वो केवल हार्ट को सुरक्षित नहीं रख रहा है, वो लंग्स को, किडनी को, पैंक्रियाज, ये सभी सुरक्षित रखता है, ब्रेन को, ये सब को सुरक्षित रखता है, क्योंकि हार्ट अपना फंक्शन, अपना प्रकार्य को सुचारू रूप से करे। क्योंकि अपना काम वो अगर सही ढंग से नहीं करेगा तो वैसी परिस्थिति में बाकी ऑर्गन जो हैं वो प्रभावित होने लगेंगे, अफेक्टेड होने लगेंगे, और हमारा शरीर जो है वो अस्वस्थ होने लगेगा। आप लोगों का सवाल लेंगे, पहले ये टॉपिक को हम कवर कर लें। टॉपिक को कवर करने के बाद लास्ट के 5 से 10 मिनट में आप लोगों के सवाल को लेंगे। ओके, पहले हेलो टॉपिक सर। हेलो कर लें। हेलो सर। तो है सर क्या हेलो। कि ये सभी जो ऑर्गन्स हैं उनका अपना अपना एक प्रकार्य है, उनका अपना एक फंक्शन है, और ये फंक्शन अगर सुचारू रूप से नहीं होगा तो वैसी परिस्थिति में ये पूरा शरीर, ये जीव जो है वो अस्वस्थ हो जाएगा। अब इधर आइए, समाज में, समाज में ये संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का भी अपना प्रकार्य होता है। राजनीतिक संस्थाएं हैं तो राजनीतिक संस्था का अपना एक प्रकार्य है, आर्थिक संस्था का भी अपना एक प्रकार है, धार्मिक संस्थाओं का प्रकार है, शैक्षणिक संस्थाओं का प्रकार है, सामाजिक संस्थाओं का प्रकार है। ये न्यूनतम हमने संस्थाओं को लिया, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। सभी संस्थाएं अपना अपना काम सुचारू रूप से कर रही होती हैं और एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अगर ये संस्थाएं सुचारू रूप से काम नहीं करें या एक संस्था दूसरे संस्था में हस्तक्षेप करना शुरू करे तो वैसी परिस्थिति में होगा क्या है कि जो कार्य है वो प्रभावित होगा, और वैसे में समाज हमारा रुग्ण हो जाएगा, बीमार होता चला जाएगा। जैसे हार्ट के काम में अगर किडनी इंटरफेयर करने लगेगा, हार्ट का काम क्या है कि ब्लड को पंप करना, किडनी ये नहीं उसे बता सकता है कि आप कितना गति से पंप कीजिए, नहीं कीजिए। लेकिन अगर किडनी बोलेगा नहीं, ज्यादा धीमे गति से आप पंप कर रहे हैं, तीव्र गति से कीजिए, तो वैसे में होगा क्या कि किडनी हस्तक्षेप कर रहा है फिर। इसलिए यह जरूरी है कि ये सभी अंग अपना अपना प्रकार्य करें, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करें, जिसके परिणाम स्वरूप होगा क्या कि ये पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। समाज में भी उसी प्रकार से ये सभी संस्थाएं अपना अपना प्रकार्य करें। अगर वो एक दूसरे के इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो वैसी परिस्थिति में होगा क्या कि समाज में समस्याएं आने लगेंगी। इसलिए यह जरूरी है कि ये सभी संस्थाएं अपना अपना कार्य करें, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। क्योंकि अगर राजनीतिक जो संस्था है वो मान लीजिए कि धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप करने लगे, या धार्मिक संस्था है राजनीतिक संस्था में हस्तक्षेप करने लगे, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा कि ये समाज में अराजकता उत्पन्न करेगा। यही कॉन्सेप्ट को हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। साम्यवाद का सिद्धांत यही है, ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी। समय कम है, अब आप लोगों के कुछ सवाल होंगे, उन सवालों को ले लें सो दैट कि ये टॉपिक जो है वो आप लोगों का क्लियर है। सो दोज हु वर रेजिंग देयर हैंड्स, आप जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं काइंडली सवाल पूछिए। हेलो सर। बोलिए। सर अराजकता मतलब क्या होगा इंग्लिश पे? अराजकता का मतलब हुआ, हिंदी में कहेंगे अराजकता, इंग्लिश में कहेंगे कैओस, मतलब सारी व्यवस्था उथल पुथल की स्थिति में हो। ओके, तो उसे हम अराजकता कहते हैं। थैंक यू सर। और कुछ सवाल है?